जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस YouTube चैनल अनवित साइंस क्लासेस में स्वागत है। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, उसको हम देखते हुए आपके लिए हम साइंस में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, हम जहां तक कोशिश किए हैं कि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे और पूछेगा ही, क्योंकि जो पेपर जारी किया गया है उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो आप उस पेपर को पूरा बनाइए और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है, उस चैप्टर से संबंधित जो भी चैप्टर है तो उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी में से हम लेकर आए हैं। बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ भी दिया है। अब इसकी संभावना है 2025 में पूछने की। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि दांत का सबसे ऊपरी परत कौन है, यही क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और ये पूछ भी दिया है बिहार बोर्ड में। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, हम वैसे ही क्वेश्चन कराते भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, डेंटाइन है, इनामेल है, अस्थि है, क्राउन है। अस्थि यानी कि हड्डी को कहते हैं। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है वो होता है इनामेल, जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से बात ये एक याद रखिएगा, दांत से संबंधित है। दांत चार प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अब दांत जो चार प्रकार के होते हैं, जो पहला होता है उसे हम कहते हैं इंसीजर। दांत के कितने प्रकार होते हैं? चार। पहला होता है इंसीजर जिसे हम लोग कहते हैं कृदंत, जिसकी संख्या 8 होती है। दूसरा होता है कैनिन। कैनिन होता है दांत का दूसरा प्रकार होता है कैनिन, जिसे हम लोग कहते हैं रदनक। कैनिन को हिंदी में कहते हैं रदनक। इसकी संख्या होती है 4। कैनिन की संख्या है 4। और तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्रचर्वक। प्रीमोलर, इसकी संख्या होती है 8। प्रीमोलर की भी संख्या होती है 8। और जो चौथा प्रकार है वो है मोलर, जिसको हम लोग कहते हैं चर्वक। इसकी संख्या होती है 12। अब यहाँ से देखिए 8 12 20, 8 28, सर कितना हो गया? 32। यानी कि कुल मनुष्य, वयस्क मनुष्य में, वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल दांत की संख्या कितनी होती है? इनकी कुल दांत की संख्या आपसे पूछेगा तो कितना होगा? 32 हो जाएगा। दांत की संख्या कितनी होती है? 32। यही बच्चा में अगर देखिए, बच्चा में कहेगा तो यहाँ से देखिए दूध का दांत जो होता है, दूध का दांत होता है 20। दूध का दांत कितना होता है? 20 होता है। और जिसे हम लोग कहते हैं अस्थाई दांत, इसी को हम लोग कहते हैं अस्थाई दांत। यानी कि अस्थाई दांत की संख्या कितनी है? 20 है। अगर अस्थाई दांत पूछता है अस्थाई दांत की संख्या कितनी है, तो अस्थाई दांत होते हैं 12। यानी कि 12 ऐसे दांत होते हैं जो एक बार आते हैं, दोबारा वो नहीं आते हैं। और दूध का दांत यानी कि 20 होते हैं जो टूट कर फिर दोबारा जमते हैं। तो दांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से रहेगा। तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है। और मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग भी कौन है? इनामेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल है, जो आहार नाल की सब भाग है, इनमें से कौन सबसे लंबा भाग है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, जो ऑप्शन बी में है। तो छोटी आंत हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? यहाँ से एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो छोटी आंत का लंबाई होता है वो कितना होता है? 6 से 8 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होता है। क्वेश्चन 3 नंबर है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पाउली बिरचार्ड के द्वारा। यानी कि किनके द्वारा न्यूक्लियस शब्द दी गई है? ऑप्शन ए हमारा रॉबर्ट ब्राउन इसका सही आंसर होगा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया है।
रॉबर्ट हुक से आप लोग के क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो कोशिका का खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक किए थे, और कब किए थे? 1665 ईस्वी में। और जो कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक, वो मृत कोशिका थी। लेकिन आगे चलकर एक वैज्ञानिक है एंटोनी लीवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज कर दिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैटी एसिड के रूप में। यानी कि जो पौधा में भोजन जमा होता है वो किस रूप में जमा होता है? तो पौधा में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है, जो ऑप्शन सी में है। हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, पीतरस कहाँ से स्त्रावित होता है? पीतरस ऑप्शन ए है यकृत से, मुख गुहा से, आमाशय से, छोटी आंत से। तो जो हमारा पीतरस स्त्रावित होता है वो होता है यकृत से स्त्रावित होता है और पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। अब देखिए जो मुख गुहा है, तो मुख गुहा से भोजन पचना शुरू हो जाता है। यानी कि सबसे पहले भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है? तो मुख गुहा से पचना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? इनमें से कौन है जो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसमें से किसको पचाने में मदद करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किसको पचाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि प्रोटीन को। ऑप्शन सी में है प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अब देखिए वसा का जो पचाता है उसे हम लोग कहते हैं लाइपेज। वसा को कौन पचाता है? लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट को पचाता है एमाइलेज। तीनों से क्वेश्चन पूछता है, तीनों याद रखिएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और जो लाइपेज होता है वो वसा को पचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा से देखिए भोजन का पचना शुरू हो जाता है और उसमें सबसे पहले किसका पाचन होता है? यानी कि कौन सा आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है मुख गुहा में? प्रोटीन का होता है कि कार्बोहाइड्रेट का होता है कि वसा का होता है कि न्यूक्लिक अम्ल का होता है? तो मुख गुहा में जो पचना शुरू होता है मुख गुहा से, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन मदद करता है? एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। एमाइलेज एंजाइम है वही कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अब मुख गुहा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्न में कौन स्वपोषी है? स्वपोषी का मतलब होता है कि जो स्वयं अपना भोजन बनाए, यानी कि अपना भोजन खुद तैयार करता हो, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अपरपोषी यानी कि जो दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे पर निर्भर होता है, उसे हम लोग कहते हैं परपोषी। स्वपोषी का मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो हरे पेड़ पौधे, मछली, कीट, अमीबा, इनमें से कौन है जो स्वपोषी है? तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब देखिए हरे पौधे यानी कि जो होते हैं उनका पत्तियां हरा क्यों होता है? यानी कि पेड़ पौधे के पत्तियां हरा क्यों होता है? किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे के पत्तियां हरा होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि पेड़ पौधे के पत्तियों में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। Mg होता है मैग्नीशियम का संकेत, जो पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। तो धातु में पूछेगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा आपका आंसर। तो स्वपोषी कौन होता है? हरे पेड़ पौधे। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो किस विधि के द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा पकड़ता है? तो कूटपाद विधि के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है अमीबा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो उसके लिए कौन आवश्यक होते हैं? यानी कि स्वपोषी के लिए आवश्यक कौन होते हैं? परहरित होते हैं कि सूर्य का प्रकाश होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो इनमें से सभी हमारा हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड भी, सूर्य का प्रकाश भी और पर्णहरित भी, यही सब हमारा स्वपोषी के लिए आवश्यक होते हैं। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है सूत्र? CO2 होता है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड? तो 0.03%। अब इसमें पूछा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा है ग्लूकोज का। तो देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और चीनी का सूत्र याद रखिएगा, चीनी का भी कभी कभी पूछ देता है। चीनी का क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से पूछा है कौन सा रोग होता है? घेंघा, मधुमेह, स्कॉर्बी, एड्स, यानी कि इनमें से कौन आयोडीन की कमी से होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से जो रोग होता है घेंघा, घेंघा ऑप्शन ए में है, तो घेंघा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आयोडीन की कमी से होता है घेंघा, इसी को हम लोग कहते हैं गलकंठ या गोआइटर। इसी रोग को गलखंड या गोआइटर कहते हैं। मधुमेह जो रोग होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला इसी को हम लोग कहते हैं चिनिया रोग। स्कॉर्बी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बिक होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। एड्स जो है ये HIV वायरस से होता है। एड्स किससे फैलता है? HIV नामक वायरस से एड्स फैलता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम सोचे कि आपको करवा दे, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमारी इस अन्वी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग याद कर जाइएगा, यहाँ से पूछने की पूरी संभावना है।